बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका पहला चैप्टर का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। क्योंकि ये चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, तो मैंने सोचा कि इसके 2 पार्ट बनाए जाएँ, ताकि लैंग्वेज को सेपरेट से डिफ़ाइन किया जाए और एक सेपरेट वीडियो में कल्चर के बारे में डिफ़ाइन किया जाए डिटेल के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज के बारे में एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि लैंग्वेज जो है वो क्या होती है, इसकी नेचर क्या होती है, इसकी कुछ थ्योरीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज, कि हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में देखते हैं, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है और लैंग्वेज को हम लोग डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो जो लैंग्वेज है ये वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड लिंगुआ से, जो कि सिमिलर है किससे? फ्रेंच वर्ड लैंग से, और दोनों का क्या मतलब है? टंग यानी ज़ुबान। अब अगर हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज की बात करें तो इसमें कौन-कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें कि ह्यूमन कम्युनिकेशन आ जाती है, जिसमें कि हमारे पास आता है कि किस तरह से कोई भी बात की जा रही है, ठीक है? लाइक स्पीच, किस तरह से कोई बात की जा रही है। दूसरा है कि किस तरह से उसको सुना जा रहा है, और तीसरा है कि किस तरह से कोई भी इंसान जो है वो अपने इमोशंस और अपने आइडियाज़ को दूसरों तक कन्वे कर रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन कम्युनिकेशन। अब ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं जो हम लोगों ने ऊपर देखे कि स्पीच, हेयरिंग, इमोशंस और आइडियाज़, ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं? जो भी सोशल सेटिंग है, उस पे डिपेंड करते हैं कि कोई भी इंसान कोई बात किस टाइम करेगा, ठीक है? और अगर वो कोई बात अगर करता है, तो उसकी उस बात का जो मतलब होगा वो इस तरह से लिया जाएगा कि इसने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए की है, ठीक है? मतलब उस टाइम में एनवायरनमेंट क्या था, कौन-सा टॉपिक चल रहा था, ठीक है? और इसने ये बात क्यों की, ठीक है? तो ये चीज़ आएगी कि हम लोगों ने अगर अगर किसी के आइडिया को, किसी के इमोशन को समझना है, तो सबसे पहले हम लोगों को उसकी सोशल सेटिंग यानी कि कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि आखिर इसने ये बात क्यों की है। क्योंकि अगर हम लोगों को उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता चल जाएगा, उसकी सोशल सेटिंग के बारे में पता चल जाएगा, तो हम लोगों को उसके बाद का जो मतलब है वो इंटरप्रेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि इस इंसान की जो बात करने का मकसद है, ये क्या है। अब लैंग्वेज में जो चेंजेज़ हम लोगों को देखने को मिलेंगी, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती चली आ रही है, और क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होती चली आ रही है, इसीलिए हम लोगों को इसको इतना ख़ास नोटिस नहीं किया गया। कौन-सा एस्पेक्ट जो है वो कहाँ बदला, किसमें कैसे इवैल्यूएशन आई। विद द पैसेज ऑफ टाइम लैंग्वेज जो है वो शार्प हो गई है, क्रिस्प हो गई है, रिफाइन हो गई है और वर्सेटाइल हो गई है। और ये सारी की सारी जो चेंजेज़ हैं, ये हम लोगों को इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किसी भी लैंग्वेज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पता चलती हैं कि कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे चेंजेज़ आई हैं। यानी कि हम लोगों को ग्रामर में कुछ चेंजेज़ मिलेंगी, प्रोनंसिएशन में चेंजेज़ मिलेंगी, और साथ में किसी भी वर्ड का मतलब क्या है, उसको जानने के लिए जो इसका लिटरल मतलब है, उसको हम लोग सेमेंटिक का नाम देते हैं लिंग्विस्टिक्स में, कि अगर किसी वर्ड का लिटरल मीनिंग जानना है, तो उसको हम लोग सेमेंटिक बोलेंगे। तो किस तरह से वर्ड्स के मीनिंग किस तरह से बनते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग लैंग्वेज में स्टडी करते हैं। साथ ही साथ कि अगर कोई बात की जा रही है, तो उसका उस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से क्या मतलब निकलता है। एक तो होता है ना डिक्शनरी मीनिंग्स, और एक होता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स, उसको हम लोग प्रैग्मेटिक्स का नाम देते हैं। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो लैंग्वेज है वो शुरू से ही इवॉल्व होती चली आ रही है, और ये एक लिविंग फिनोमिना है। ब्रॉडली अगर हम लोग बात करें तो लैंग्वेज का जो मतलब है वो क्या है कि इंसान जो है वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, और साथ में अपने जो उसके मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं या जो उसके आइडियाज़ हैं, वो दूसरों के साथ जो है वो शेयर कर रहा है। और ये जो लैंग्वेज है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमन्स यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सारी की सारी आपस में कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है? लेकिन इंसानों के पास एक प्रॉपर एक लैंग्वेज है, उसके रूल्स हैं, जिसको फ़ॉलो करते हुए वो ये लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। लेकिन बाकी जो लिविंग बीइंग्स हैं, वो भी कम्युनिकेट तो करते हैं, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है। इसीलिए अगर हम लोग सिर्फ़ ह्यूमन लैंग्वेज से हट के अगर बात करें कि ह्यूमन लैंग्वेज भी है और दूसरे अदर बीइंग्स भी हैं, वो सारे के सारे भी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इस सारी चीज़ को अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें इन द टर्म ऑफ लैंग्वेज, सिंपल टर्म अगर बात करें, तो हमारे पास ये चीज़ बनती है कि जो लैंग्वेज है, वो एक मीडियम है ट्रांसफरिंग एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज़, ठीक है? कि इंसान या फिर कोई भी लिविंग बीइंग वो अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सप्रेशंस को दूसरों तक कन्वे करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन, या फिर एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी तक। लैंग्वेज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, और इसको हम लोग एक ही डेफिनेशन में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लाइक इसकी एक अभी तक कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो हम लोगों को नहीं मिली है कि असल में डेफिनेशन क्या होगी लैंग्वेज की। एडिशनली हम लोग लैंग्वेज को इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड नॉइज़ है, ठीक है? एक ऑर्गेनाइज्ड नॉइज़ है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी सोशल सिचुएशन में। इसलिए जो लैंग्वेज की मोस्टली जो हम लोगों को डेफिनेशन देखने को मिलती हैं, उसमें ये लोग हमेशा बात करते हैं कि सिस्टमैटिक साउंड्स के बारे में, कि कोई भी सिस्टमैटिक साउंड्स को प्रोड्यूस करना है किसी भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, लाइक सोशल सेटिंग को समझते हुए अगर कोई बात करनी है, तो उसका मतलब क्या निकलेगा, इसको इसको हम लोग सिंपल टर्म में लैंग्वेज की डेफिनेशन कहेंगे।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं लैंग्वेज की। मेरे पास यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं लैंग्वेज की, इसको हम लोग वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो दी थी सेफर ने। तो इनके मुताबिक क्या है कि लैंग्वेज जो है वो एक प्राइमरली ह्यूमन और नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड है, जिसके ज़रिए वो कम्युनिकेट करता है, अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस, अपने डिज़ायर्स को दूसरों तक पहुँचाता है, ठीक है? अपने वोकल्स का इस्तेमाल करते हुए, अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए वो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुँचाता है, तो इसको हम लोग लैंग्वेज का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वाली डेफिनेशन है वो दी थी एएच गार्डिनर ने। इनके मुताबिक लैंग्वेज जो है ये एक वाइडेस्ट सेंस है, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि एक सम है हर उस साइन का, ठीक है? जितने भी साइन्स हैं हमारी थॉट्स और फीलिंग्स के, ऐसी थॉट्स और ऐसी फीलिंग्स जिसको कि हम लोग एक्सटर्नल परसेप्शंस के ज़रिए दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है? ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग लैंग्वेज का नाम देते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है हेनरी स्वीट की। हेनरी स्वीट ने एक बहुत स्वीट सी डेफिनेशन हम लोगों को दी है और इसमें इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स, ठीक है? फिर से वही बात आ गई कि लैंग्वेज जो है वो हमारी एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन जो हम लोग सोच रहे हैं उसको हम लोग जब हम लोग अपनी वोकल्स के थ्रू, अपनी साउंड्स के थ्रू वर्ड्स में कन्वर्ट करके दूसरों तक पहुंचा देते हैं, तो इसको हम लोग लैंग्वेज का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो दी थी मारियो एपाई एंड फ्रैंक गैनोर ने। तो इनके मुताबिक अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बाय साउंड्स, यानी उन्होंने कहा है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा साउंड सिस्टम जिसके ज़रिए हम लोग दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, इसको हम लोग लैंग्वेज का नाम देंगे। इसमें कि हम लोगों के पास आ जाता है थ्रू द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। इसमें हम लोगों के जो बोलने वाले ऑर्गन्स हैं, स्पीच ऑर्गन्स, वो भी इंक्लूड हैं। जो हमारे हेयरिंग के जो ऑर्गन्स हैं जिसे हम लोग सुनते हैं, वो वाले ऑर्गन्स अमंग द ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि कुछ भी वो एक सर्टेन ग्रुप में हो सकता है, वो कम्युनिटी में हो सकता है। यानी हम अपनी वोकल सिंबल्स को यूज़ करते हुए कोई बात कहते हैं और सामने वाला इंसान अपनी हेयरिंग सेंस को यूज़ करते हुए उस बात को इंटरप्रेट करता है, समझता है कि इसका मतलब क्या है। तो इस सारी के सारे अमल को हम लोग लैंग्वेज का नाम देंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ लैंग्वेज के बारे में। नेचर ऑफ लैंग्वेज जो है ये क्या है कि द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लैंग्वेज हैज़ ऑलवेज बीन कॉम्प्लेक्स। ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? जो लैंग्वेज की जो नेचर है ये कॉम्प्लेक्स है। इसको हम लोग जो है वो 2 थ्योरीज़ के ज़रिए स्टडी करेंगे। पहली थ्योरी है हमारे पास इनफ्रेमिंग थ्योरी और दूसरी है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, ठीक है? अभी जो इनफ्रेमिंग थ्योरी है, एक आइडिया ले लें, एक छोटा-सा ओवरव्यू, नेक्स्ट हम लोग डिटेल में जाके इनकी स्टडी करते हैं। इन फ्रेमिंग थ्योरी में हम लोगों के पास क्या है कि लैंग्वेज को हम लोग समझते हैं किस तरह से कि उसका हम लोग कनेक्शन करते हैं ह्यूमन लाइफ के साथ, उनके बिहेवियर्स के साथ, उनके पर्पसेस के साथ और साथ में कि उनका मेंटल एंड उनका जो माइंड है वो किस तरह से फंक्शन करता है। इन सारी चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है लैंग्वेज के साथ और फिर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये बात भी जहन में रखी जाए कि जो भी हमारे इवेंट्स हैं, जो भी लाइफ इवेंट्स हैं हमारे, वो सारे के सारे लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है? यानी कि हम इनको वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज को इस टर्म में समझना, इसको हम लोग इनफ्रेमिंग थ्योरी का नाम देंगे। इनफ्रेमिंग थ्योरी में हम लोग इस तरह से इनको डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज को ह्यूमन लाइफ के साथ कनेक्ट करके समझना, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो दूसरी थ्योरी होगी वो होगी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी जो है ये लैंग्वेज की ऐसी थ्योरी है जो कि हम लोगों को ये शो करवाती है कि जो लैंग्वेज है वो क्रिएट करती है न्यू पर्पसेस, ठीक है? न्यू लेवल ऑफ बिहेवियर्स और न्यू मीनिंग्स क्रिएट करती है, ठीक है? ये चीज़ हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग इनको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है द इनफ्रेमिंग थ्योरी। इनफ्रेमिंग थ्योरी जो है, इनफ्रेमिंग थ्योरी सेज दैट आवर माइंड हैज़ आइडियाज़, ठीक है? इनका ये कहना है कि हमारा जो माइंड है उसके पास ऑलरेडी आइडियाज़ मौजूद होते हैं, ठीक है? और ये जो आइडियाज़ हैं ये रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? यानी कि जो भी हकीकत में हो रहा है उन सबको वो रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग अपना एक नॉलेज क्रिएट करते हैं, ठीक है? जो भी हमारे पास इंटरनल आइडिया होता है ना, जो भी हमारे माइंड में होता है, एक नॉलेज उससे क्रिएट करते हैं, ठीक है? और उसके बाद अपने उस नॉलेज को जो हमारी आउटसाइड वर्ल्ड में जो हो रहा होता है, उसके साथ उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब रियलिटी को बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए, एक ठीक अंदाज में समझने के लिए हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हम लोग अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करें, ठीक है? बिकॉज़ आवर बिलीव्स आर बेस्ड ऑन दिस रियलिटी। क्यों? क्योंकि जो हमारे बिलीव्स होते हैं वो रियलिटी पे बेस कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से अगर हम लोग अपने आइडियाज़ को सही से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तभी हम लोग रियलिटी को सही से समझ सकेंगे, ठीक है? और लैंग्वेज जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आइडियाज़ को फ़ॉर्म करने में, रियलिटीज़ को फ़ॉर्म करने में और हमारे बिलीव्स को फ़ॉर्म करने में। जब हम लोग किसी वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वो उसी वक़्त मीनिंगफुल होगा जब हम उसको कनेक्ट करेंगे अपने आइडियाज़ के साथ, ठीक है?
जो कि हम लोगों को हेल्प करते हैं नॉन लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी को अंडरस्टैंड करने में। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि नॉन लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट्स जो हैं वो कौन से होते हैं? नॉन लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट्स जो होते हैं ये एक पार्ट होते हैं रियलिटी का या फिर हमारे एक्सपीरियंसेस का, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं होते लैंग्वेज से, लेकिन इसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसमें आ जाते हैं हमारे एक्शंस, हमारे ऑब्जेक्ट्स, हमारे इमोशंस और ऐसे इवेंट्स जो कि हमारे इर्द गिर्द हो रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक फीलिंग है हैप्पीनेस की, कि हम लोग जो हैं वो एक कुछ फ़ील कर रहे हैं, कुछ जॉय सा, ठीक है? और हम इसको क्या वर्ड देंगे? हैप्पी का, हैप्पीनेस का या फिर जॉय का, ठीक है? एक वर्ड आ गया, लेकिन हमने अपनी फीलिंग को किसी वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? इसके अलावा हम लोग किसी दरख्त को देखते हैं, साइड ऑफ अ ट्री, ठीक है? तो क्या है, हम लोग देख रहे हैं उसको, ठीक है? देख रहे हैं, हमारी जो आँखें हैं वो उसको देख रही हैं। यानी किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को सेंस करना, ये नॉन लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है? इसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग लिंक है बिटवीन आवर आइडियाज़, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है हमारे आइडियाज़ के बारे में और ऐसा वर्ड जो कि हम लोग उस आइडिया को कन्वे करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इन दोनों के दरमियान जो है ये बहुत एक गहरा रिलेशनशिप है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो लैंग्वेज इज़ अंडरस्टूड नॉट अलोन बट बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है? डिफरेंट एलिमेंट्स के ज़रिए हम लोग लैंग्वेज को समझ सकते हैं, जिसमें कि हमारे आइडियाज़ आ जाते हैं, हमारी देखने की सलाहियत आ जाती है, हमारे कनेक्शंस आ जाते हैं और उनके मीनिंग्स क्या निकालेंगे हम लोग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये थी इनफ्रेमिंग थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरी है वो है द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी जो है ये हम लोग को सजेस्ट करती है कि दैट वी क्रिएट न्यू वर्ड्स बाय कनेक्टिंग देम टू आइडियाज़ दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है? हम लोग न्यू वर्ड्स को क्रिएट करते हैं किसके कनेक्शन से? एक ऐसा आइडिया से जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड होता है हमारे माइंड में, ठीक है? उसको यूज़ करते हुए हम लोग कोई न्यू वर्ड क्रिएट कर रहे हैं और ये हम लोगों को हेल्प करती है एक्सप्रेस करने में कि जो भी हमारे आइडियाज़ हैं उनको हम लोग मोर क्लियरली दूसरों तक पहुंचा सकें। अगर हम लोगों के पास हर एक चीज़ के लिए एक सेपरेट सेपरेट वर्ड होगा, हर एक फीलिंग को, हर एक आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए एक सेपरेट सेपरेट वर्ड होगा, तो हम लोग अपने थॉट्स को बहुत ईज़िली दूसरों के सामने बहुत प्रिसाइज़ली बयान कर सकेंगे और बता सकेंगे कि इस आइडिया में क्या डिफ़रेंस है, इसमें क्या डिफ़रेंस है और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इस तरह से अगर हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स होंगे तो हम लोग उनको एलैबोरेट बहुत अच्छे से कर सकेंगे। और यहाँ पे एक और बात गौर करने की है कि ये जो हमारे आइडियाज़ होते हैं ना, आइडियाज़, ये हमेशा वर्ड्स से पहले आते हैं, ठीक है? लेकिन हमारा माइंड जो है वो पहले कोई आइडिया सोचेगा, ठीक है? कोई आइडिया है वो हमारे ज़हन में एक अचानक से आ गया है। उस आइडिया को हम लोग को बाद में नाम देंगे कि इस आइडिया को हम लोग किस वर्ड के ज़रिए डिस्क्राइब करना चाहेंगे। वर्ड्स जो हैं वो बाद में बनते हैं जबकि जो आइडियाज़ हैं वो पहले बनते हैं। अभी जो थ्योरी है ये इस चीज़ को एम्फसाइज़ करती है कि जो हमारे इमोशंस हैं वो एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं हमारी लैंग्वेज को क्रिएट करने में, ठीक है? हर एक साइन और जो वर्ड है, ये आता है एक नेचुरल एक्सप्रेशन से, जो हमारी एक नेचुरल फीलिंग होती है ना, जो हमारे नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होते हैं, उनको यूज़ करते हुए हम लोग जो हैं वो न्यू वर्ड्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग खुश हैं, तो हम लोग जॉय का वर्ड इस्तेमाल करेंगे और अगर हम लोग किसी चीज़ से खौफ़ज़दा हैं, तो ये एक नेचुरल एक्सप्रेशन ही है ना, एक नेचुरल फीलिंग है, एक नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस हैं। तो इनके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट कर लिए हैं कि अगर हम लोग खौफज़दा हैं तो हम लोग फ़ियर का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर हम लोग खुश हैं तो हम लोग हैप्पी या फिर जॉय का वर्ड जो है वो उसको यूज़ करेंगे। 18th सेंचुरी में लोग जो थे उनका ये ख़्याल था कि जो लैंग्वेज है वो उस टाइम स्टार्ट होती है जब हम लोग जो हैं वो अपने इन एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? लेकिन ये सारे के सारे जो इमोशंस हैं, ये तो ऑलरेडी एक्जिस्टेड हैं। शुरू दिन से जब से इंसान पैदा हुआ है, तब से ये सारे के सारे जो इमोशंस हैं, ये तो तब से हैं ना, ठीक है? इन सारी फीलिंग्स को हम लोगों ने खुद तो क्रिएट नहीं किया, ठीक है? ये तो एक नेचुरल एस्पेक्ट है, एक नेचुरल एक्सप्रेशन है। अब लैंग्वेज जो है, वो मीनिंग क्रिएशन में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? जब हम लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को बहुत सारे नए रास्ते मिल जाते हैं कि हम लोग चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें कि हम लोगों के इमोशंस आ जाते हैं, गोल्स आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। सो हम लोग लैंग्वेज के ज़रिए हर एक चीज़ को मोर मीनिंगफुल बना सकते हैं और मोर सिग्निफिकेंट भी बना सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि कोई भी चीज़ जो है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में इसकी कितनी अहमियत है, ठीक है? इसलिए जो लैंग्वेज है वो ये हम लोगों को हेल्प करती है कि हम लोग न्यू मीनिंग्स को क्रिएट करें, ठीक है? जो भी हमारे इर्द-गिर्द हो रहा है, उन सब चीज़ों को हम लोग एक न्यू मीनिंग दें और साथ में हम लोगों के पास वेरियस वेज़ होते हैं कि हम लोग जान सकें कि इनकी कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगियों में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो हैं वो किसी न किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे होते हैं, उनके लिए हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रख रहे होते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ये एक फीलिंग है, जो कि हमारे इर्द-गिर्द हो रहा है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इंसान को ही एडमायर कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि हम उस जैसा बन जाएँ, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? ये थ्रू लैंग्वेज के ही हम लोगों को पता चलती हैं। इसके अलावा
जब हम लोग लोगों के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम लोगों को पता चल जाता है कि अब ये बंदा है, इसके साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, इस इंसान के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, ये मेरा दोस्त है या मेरा टीचर है या फिर इसका और मेरा ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिटीज़न का ही है, ठीक है? तो ये चीज़ जो है, ये किसके थ्रू हम लोग को पता चलती है? ये जो है वो हम लोगों को थ्रू लैंग्वेज की पता चलती है कि हम लोगों ने किस इंसान को क्या नाम देना है। इसका अगर हम इसको मैं दोस्त समझूँगा, दोस्त कहूँगा, तो दोस्त का क्या मतलब होता है, ठीक है? तो लैंग्वेज जो है ये हम लोगों को मीनिंग भी इंटरप्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंग्वेज एज़ सिस्टम ऑफ मीनिंग, ठीक है? अब लैंग्वेज एंड मीनिंग हैव अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, ठीक है? इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। अब जो पहली रीज़न है वो ये है कि लैंग्वेज है ना वो टाइम टू टाइम इवॉल्व होती चली आ रही है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश जो है वो इवॉल्व हुई है। अगर हम लोग ओल्ड इंग्लिश को और न्यू इंग्लिश को जो आजकल की इंग्लिश है, इन दोनों का कंपैरिज़न करें तो ओल्ड इंग्लिश में हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं लगेगा कि ये क्या बात हो रही है यहाँ पे। सो टाइम टू टाइम जो लैंग्वेज है वो इवॉल्व होती चली आती है, कुछ उसमें वर्ड्स ऐड होते हैं, कुछ उसमें से निकल जाते हैं, कुछ टर्म्स उसमें ऐड की जाती हैं, कुछ को निकाल दिया जाता है। तो इसी तरह से टाइम टू टाइम जो लैंग्वेज है वो इवॉल्व होती चली आ रही है। तो पहला जो इसकी रीज़न है कि एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है लैंग्वेज और उसके मीनिंग का, ये पहली इसकी रीज़न है। दूसरी जो हमारे पास रीज़न है वो ये है कि लैंग्वेज जो है ना ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव का क्या मतलब है कि ये उसके यूज़ पर डिपेंड करेगा कि हम लोगों ने इस टाइम ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, इसका क्या मतलब था। अगर वही बात हम लोग किसी और कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। सो लैंग्वेज जो है ये प्रोडक्टिव है, ठीक है? इसके जो मीनिंग हम लोग इंटरप्रेट करेंगे वो हम लोग उसके कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से करेंगे कि ये इस बात का क्या मतलब निकल सकता है। वर्ड्स की कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है? लेकिन यही सिर्फ़ एक सिंगल थिंग नहीं है जिसको कि हम लोगों ने समझना है, कि हम लोग लैंग्वेज समझ समझ जाएँगे। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं, ठीक है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि समटाइम्स माँ को बच्चे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने फेस में एक ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट कर देती हैं कि बच्चा फ़ौरन से समझ जाता है। अगर वो कोई गलत काम कर रहा है ना और अगर मदर जो है वो अपने बच्चे को बहुत ऐसे आँखें दिखा के उसको जो है वो देख रही है, तो उसका क्या मतलब है कि बच्चा वहीं पर रुक जाएगा। उसने माँ ने कुछ कहा तो नहीं ना, कोई वर्ड का यूज़ नहीं किया, लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशन का उन्होंने यूज़ ज़रूर किया। तो बॉडी लैंग्वेज का और फेशियल एक्सप्रेशंस का को भी समझना लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समटाइम्स हम लोग किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू ही सामने वालों को एक मैसेज दे देते हैं कि तुम अब ये ना करो या तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है? लाइक अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए हम लोग अपनी मीनिंग जो है वो दूसरों तक कन्वे कर रहे हैं। अब वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है? सो लैंग्वेज और मीनिंग जो है इनका आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। वी क्रिएट मीनिंग थ्रू आवर सेंसेस। हम लोग अपनी सेंसेस के ज़रिए अपने अपने नर्वस सिस्टम के ज़रिए जो है वो मीनिंग्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है? जब हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जाके कनेक्शन बिल्डअप करते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो हम लोग वर्ड्स की जो मीनिंग है उनको क्रिएट कर सकते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है कि ये जो सारे के सारे ये सारा प्रोसेस है ना, ये हम लोग को कन्फ्यूजन की तरफ भी लेके जा सकता है, फ्रस्ट्रेशन का भी हम लोग को शिकार इस चीज़ की वजह से हो सकते हैं और हार्मर बेस में आ सकता है, ठीक है? क्योंकि एक ही वर्ड के काफ़ी ज़्यादा डेफिनिशंस हो सकती हैं, एक ही वर्ड के काफ़ी ज़्यादा मतलब हो सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोग उसके सोशल सेटिंग को समझें, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें। अगर इसने ये बात इस सेटिंग में की है, तो इसका क्या मतलब निकल सकता है? अगर ये बात किसी और सेटिंग में होती, तो क्या इसका मतलब निकलता? ठीक है? तो इसीलिए सबसे पहली बात कि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करने के लिए, इस चीज़ का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग उसके जो सोशल सेटिंग है, उसके बारे में कंप्लीट हम लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में सबसे पहले समझना। उसके बाद ही हम लैंग्वेज का कोई ना कोई मीनिंग जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। समटाइम्स हम लोग गलत भी मतलब इंटरप्रेट कर लेते हैं, ठीक है? इसीलिए कहा गया है कि लैंग्वेज और इसका जो मीनिंग का आपस में रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है लैंग्वेज एज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, ठीक है? अब लैंग्वेज जो है ये एक पावरफुल टूल है जो कि मीनिंग कैरी करता है, हम लोगों को हेल्प करता है कि हम लोग आपस में कम्युनिकेट करें, एक-दूसरे की बात को समझें। इट्स अ सिंबल बेस्ड सिस्टम दैट यूज़ वर्ड्स, ठीक है? ये एक अब सिंबल बेस्ड सिस्टम है, जिसमें हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, रूल्स का यूज़ करते हैं और साथ में एक-दूसरे की जो एक मीनिंगफुल आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं, उनको आपस में कन्वे करते हैं। थ्रू लैंग्वेज हम लोग अपने बहुत सारे मैसेजेस और अपने आइडियाज़ जो हैं वो कन्वे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है स्पीच कम्युनिटी। स्पीच कम्युनिटी का क्या मतलब है? स्पीच कम्युनिटी का यहाँ पर ये मतलब है कि एक ऐसी कम्युनिटी जो एक सेम लैंग्वेज को शेयर करते हों, ठीक है? अब यहाँ पे मैं उर्दू में आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो आपको मेरी बात जो है वो समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरे आइडियाज़ मैं अपनी थॉट्स को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर कोई आ जाता है, कोई बंगाली स्पीकर आ जाता है मेरी वीडियो पे या फिर कोई
इंग्लिश स्पीकर आ जाता है, तो वो क्या होगा, वो मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भले ही मैं अब बहुत अच्छा समझा रही हूँ, जिनके साथ मैं सेम लैंग्वेज को शेयर कर रही हूँ, लाइक जो उर्दू स्पीकर्स हैं, उनको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही हो। लेकिन जो इंग्लिश स्पीकर हैं या फिर कोई थाईलैंड का जो स्पीकर है, वो बिल्कुल भी नहीं मेरी बात को समझ सकेगा, ठीक है? इसीलिए कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट जब हम लोग शेयर करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है कि हम लोग स्पीच कम्युनिटी में वो थॉट और वो आइडिया जो है वो शेयर कर रहे हो, तभी दूसरे को हमारी बात समझ में आएगी, ठीक है? मतलब ये कि वो एक सेम लैंग्वेज को शेयर कर रहे हों, दोनों को उस लैंग्वेज पे कमांड हासिल हो, ठीक है? वो इस बात को समझते हों दोनों, जिसके साथ जो बोल रहा है वो और जिसके साथ बोला जा रहा है वो भी। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पीच कम्युनिटी। अब यहाँ पे हमारे पास इन्होंने 2 रूल्स दिए हैं। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज प्लेज़ 2 क्रोनिकल रूल्स, ठीक है? पहला क्या है, लैंग्वेज इज़ ए कैरियर ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ लर्निंग। इसका क्या मतलब है? अब ये लैंग्वेज है ना, ये हम लोगों को इसमें हम लोगों की कल्चरल नॉलेज आ जाती है, हमारी वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स आ जाते हैं कि हम लोग जो हैं वो जनरेशन टू जनरेशन हमारी वैल्यूज़, हमारा कल्चर जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है? तो ये जो है, ये इस चीज़ में आ जाता है कि स्पेसिफिक कंटेंट लर्निंग जो है, ये लैंग्वेज जो है उस चीज़ को कैरी करती है, ठीक है? दूसरा हमारे पास क्या रूल है कि लैंग्वेज इज़ ए क्रिटिकल फैक्टर क्रिएटिंग, रीशेपिंग एंड बाइंडिंग सोशल रिलेशनशिप्स। इसमें इसका क्या मतलब है कि ये ना शेप करता है, ठीक है? शेप करता है और मेंटेन रखता है हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को। जो कि हम लोग जो हैं, हम लोगों को कुछ सोशल रूल्स बताए जाते हैं ना कि आपने इन पे अमल करते हुए अपनी सोशल लाइफ को गुजारना है। हमें मैनर्स सिखाए जाते हैं और साथ में हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका इस मामले में ये बिहेवियर होना चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो आपको हल्की आवाज़ में बात करना चाहिए। अगर मर्द हैं तो उनके लिए क्या चीज़ होती है, उनमें एक थोड़ी-सी अग्रेसिवनेस होनी चाहिए, ठीक है? लाइक एक रौब और दबदबा होना चाहिए। लाइक ये बिहेवियर्स हैं, एग्ज़ाम्पल सिर्फ दे रही हूँ कि ये बिहेवियर्स हैं जो कि सोसाइटी हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अगर ये औरत है तो ये इस तरह से अपनी सोसाइटी में रहते हुए बिहेव करे, अगर ये मर्द है तो ये इस तरह से सोसाइटी में रहते हुए बिहेव करे, ठीक है? तो ये बिहेवियर्स हम लोगों को सोसाइटी देती है, ठीक है? तो ये चीज़ आ जाती है कि हम लोगों का जो सोशल रिलेशनशिप है ना, उनको बाइंडिंग करने के लिए हमें कुछ नॉर्म्स, कुछ बिलीव्स सिखाए जाते हैं कि इन सारी चीज़ों पे अमल करते हुए आप लोगों ने अपनी लाइफ़ को गुज़ारना है। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स हो कि आपको उसकी समझ आई होगी। इन स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो वहाँ से जाके इनको रीड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। चैनल बने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी-सी हेल्पफुल रही हो तो इसको भी लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।